लगा। और उनने जब ये बात मेरे से कही तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उन्होंने वो हिम्मत मुझे आज याद है। तो जब सुमिधा ने कहा कि नहीं सर, हमें यूथ के लिए कुछ बात करनी है, तो मैंने कहा मैं ज़रूर बात करूँगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ, फिर मैं आपसे और भी बहुत सारी बात करूँगा। 99 में मैंने शुरुआत की थी बिजनेस की। और जब मैंने एमबी से शुरुआत की, मेरा रामानंद सागर और अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मेरा एक पार्टनरशिप थी। हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते थे। और जब उतना बड़ा काम, उतनी बड़ा प्रोजेक्ट अगर हाथ में हो और उस वक्त कोई आदमी मुझे ये साबुन तेल का बिजनेस समझाए और मुझसे कहे कि सर ये बिजनेस आपको करना है, तो आप सोच सकते हो क्या मेंटलिटी होगी। बाद में 99 की कह रहा हूँ, उससे पहले मैंने कुछ नहीं किया था। मैं डायरेक्ट सेलिंग को जानता भी नहीं था। और 2 साल पहले ज़रूर हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी। और बहुत काम किया। और आज मुझे 21 साल इंडस्ट्री में हो गए। मेरी ज़िंदगी के कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं। मैं दुश्मन को भी गलत सलाह नहीं देता, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अपने स्वार्थ के लिए कोई सलाह नहीं देता। इन 21 सालों का जो मेरा तजुर्बा है, जो मैं जानता हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो बात मैं कर रहा हूँ। और ख़ास तौर से जब सुमिधा ने कहा कि हमें यूथ के ऊपर ये बात करनी है, तो मैं यूथ से कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा कि मेरा बेटा है सर्वज्ञ, जो जब मैंने इंडस्ट्री में आया तब वो 8 साल का था, मेरी बेटियाँ 3 साल की थी। और वो इस इंडस्ट्री में ग्रो किए, इस इंडस्ट्री में ही वो आगे बढ़े हैं। और जब सवाल इस बात का है कि सर्वज्ञ को क्या काम करना है, तो उसने सब कुछ देखने के बाद मुझसे कहा कि पापा मुझे एक बार मास्टर्स करना है और मैं यूके जाना चाहता हूँ। तो वॉरिक बिजनेस स्कूल यूके से उसने पढ़ाई शुरू की। और वो गया। दीपक सूद जी यहाँ पर हैं, उन्होंने कुछ मैसेज डाला है, थैंक यू दीपक जी। ये तो सुनो, यूथ का अधिकार तो आपके पास है। मैं तो आपको साथ देख के अपने आप को यूथ मानने लग गया हूँ। यस, थैंक यू दीपक जी। तो और सबसे यंग तो पुरानी जी हैं वेस्टीज में। तो सर्वक से मैंने कहा क्या करना है, तो बोले वॉरिक बिजनेस स्कूल से मुझे मास्टर्स करना है। तो मैंने कहा जरूर तुम जाओ और कर आओ, क्योंकि मैं चाहता था कि वो ये देख ले एक बार और पूरी दुनिया को वो ये समझ ले कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है और दुनिया में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि पापा ने कहा मैं डायरेक्ट सेलिंग में आ जाऊं। तो उसने वहाँ पर जाके कोको कोला के सीईओ के साथ उनकी ट्रेनिंग हुई। और रॉयल्स रॉय का वाइस प्रेसिडेंट उनके पास, उनको स्पेशल क्लासेस लेने, मतलब उस लेवल पे सब कुछ हुआ। सारे बिजनेस की स्टडी की। ये बात तो पक्की थी। मैंने उससे कहा था तू हिंदुस्तान लौट के आएगा, ये तो पक्का है। उसने आके मुझसे कहा कि मुझे समझ में आ गया कि दुनिया में और कोई बिजनेस काम का नहीं है इस डायरेक्ट सेलिंग के अलावा। 30 लाख रुपए का उसका पैकेज वहाँ पे ऑफर हुआ। ना उसने नौकरी की, ना हमने करनी दी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहा कि उस सब के बावजूद वो आज हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग में है। मैं आह्वान करना चाहता हूं इस इंडस्ट्री के लोगों को, ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके बेटे आपके साथ इस बिजनेस में नहीं है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं है, तो आपको किसी और को लाने का क्या अधिकार है। मुझे बहुत खुशी हुई जब पुनानी जी ने सुमिधा को लेकर आए और वो इस बिजनेस में शुरुआत हुई उसकी, वो बिजनेस में आ गई। मैं कहता हूं इस बात को। तो आज मुझे अगर फेथ नहीं है बिजनेस पर, मुझे अगर बिलीव नहीं है, मुझे अगर इस इंडस्ट्री पे मुझे भरोसा नहीं है, तो मैं कैसे लेके आ सकता हूं अपने दूसरे किसी भी व्यक्ति को। मैं यूथ को ही कहना चाहता हूं, मैं यंगस्टर्स को ही कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास में बहुत बड़ा फ्यूचर है, तुम्हारे पास में एक बहुत बड़ा खुला आसमान है। लेकिन इस इंडस्ट्री के मुकाबले कोई दूसरी चीज हो तो मुझे बताओ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इस इंडस्ट्री से प्यार करता हूं। मैं 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट कहता हूं कि पहली बात तो बताओ कि डायरेक्ट सेलिंग जैसा कोई दूसरी चीज हो तो मुझे समझाओ। और दूसरी बात ये कि वेस्टीज जैसा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो
तो मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। और तुम्हारे पास अगर इतना बहुत बढ़िया है तो मुझे बताओ ना, मैं सुनना चाहता हूँ तुमसे, क्योंकि मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ। मेरे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, मेरे चैनल पे हाउ टू चूज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और 1-2-3 दिन के अंदर मैं दोबारा एक और प्रोग्राम करना चाहता हूँ कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करना हो तो क्या करना चाहिए। आखिर जिंदगी निकल गई हमारी। मेरे पास कुछ लॉजिक्स हैं, मेरे पास कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल और वैल्यूज हैं जिसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ। ये मत समझना कि मैं वेस्टीज की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं वेस्टीज में हूँ, नहीं। मैं इसलिए वेस्टीज की बात करता हूँ क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है, और उसकी वजह से बहुत सारे रीजन है। आज टॉपिक ये नहीं है, इसलिए मैं इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहा हूँ कि वेस्टीज क्यों करना है। आज टॉपिक ये है कि यूथ को क्यों करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्यों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। चलो एक काम करते हैं, क्या करेंगे उसकी नक्की कर लो। क्या करोगे? मैं किसी प्रोफेशन को, किसी जॉब को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति को उसकी शान में कोई खिलाफत नहीं करना चाहता हूं। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि एक डॉक्टर क्या क्या बन सकते हो। आप डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप बन सकते हो चार्ट अकाउंटेंट, आप एडवोकेट बन सकते हो। और बताओ क्या प्रोफेशन है। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, फिर बिजनेस की बात तो बाद में कर लूंगा। तो बुरा मत मानिए, मैं माफ़ी मांगते हुए बात आपसे कह रहा हूं, सिर्फ स्टडी करने के लिए कि एक डॉक्टर को बनने के लिए कितने लाख रुपए चाहिए। आप खुद हिसाब लगा लो कितने रुपए चाहिए। उसको कम से कम 25, 40, 50 लाख रुपए लगते हैं। और उम्र कितनी हो जाती है उसकी? ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर तो आधे बुढ़ापे में शादी कर पाता है जब वो 30-35 साल का हो जाता है, क्योंकि उसको फिर MBBS करनी है, फिर MS करना है, फिर फलाना करना है, फिर टीम का करना है, फिर उसके बाद में उसको न जाने क्या क्या करना होता है, और फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और फिर जब वो प्रैक्टिस जब जमती है तब वो लगभग कोई 45 साल के आसपास हो जाता है। अच्छा, फिर एक एवरेज डॉक्टर की इनकम क्या है? सोच लो, मुझे मुंह से नहीं बोलना है, आप सोच लो एवरेज डॉक्टर की इनकम क्या है। ऐसे डॉक्टर भी जिनकी इनकम 20,000 रुपये भी, ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिनकी इनकम 5 लाख भी है। सब जोड़ लो महीने की, और 5 लाख वाले कितने डॉक्टर हैं, और 20,000 वाले कितने, और एवरेज इनकम क्या है? 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपए मैक्सिमम। एक इंजीनियर के साथ हिसाब लगाओ, कितने साल लगते हैं उसको, कितने रुपए लगते हैं। डॉक्टर, एक वकील को कितने साल लगते हैं, कितने रुपए लगते हैं, उसकी इनकम क्या होती है। एक चार्ट अकाउंटेंट का हिसाब लगाओ। तुम्हें जिसका लगाना है उसका लगा लो, और बिजनेसमैन का लगा लो कि एक बिजनेसमैन को क्या होता है। कोई सज्जन कह रहे हैं लाख रुपए से क्या होगा। भाई साहब, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ लाख रुपए से क्या होगा, मैं बात कर रहा हूँ उन प्रोफेशन में जो लोग कमाते हैं वो कितना कमा रहे हैं। अब मैं पूछता हूं कि एक बिजनेसमैन की दुर्दशा क्या होती है, कितना रुपया उसका लगता है। अगर उसके पास 5 से 10% अगर छूट जाए तो समझ लेना कि वो बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, और ऐसे लॉकडाउन जैसी हालत हो जाए तो सारा खेल खत्म हो जाए। तो सोचने की बात यह है कि दुनिया के सारे बिजनेस, सारे प्रोफेशन, सब कुछ उठा लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फिर डायरेक्ट सेलिंग उठाओ और फिर लगाओ हिसाब डायरेक्ट सेलिंग में कि क्या लगता है। 0 पैसा लगता है। नॉलेज तुम्हारी काम नहीं आती, अपलाइन की नॉलेज काम आती है। एक्सपीरियंस तुम्हारा काम नहीं आता, अपलाइन का काम आता है। तो फिर चाहिए क्या तुमको? तुम्हारा सिर्फ एक ड्रीम चाहिए, एक रीजन चाहिए, एक बात चाहिए जिसकी बात मैं आपसे करूंगा कि ड्रीम का मतलब क्या होता है और ड्रीम क्यों चाहिए। यस, मिलते नहीं हैं इस बात को, लोग ये जानते नहीं हैं एक इस बात को कि इस बात को उनको समझने का प्रयत्न वो नहीं करते हैं कि ये पता है कि व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ मेकिंग मनी। अगर ये आप जानते हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग से कभी आप मुंह नहीं मोड़ सकते। कुछ शायद इंटरनेट का इशू हुआ होगा बीच में, इसलिए मैं स्किप हुआ होऊंगा। मैं वापस आपके पास आ गया हूं, और अगर आपसे डिस्कनेक्ट हो गया हूं तो आप दोबारा उसको कनेक्ट कर लीजिए। यस, कोई भी धरती में अगर पैसा बनाना है तो फिलॉसफी पैसे बनाने की ये है कि आपकी जो इनकम है उसकी लिमिटेशन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी जो आवर हैं काम करने के वो बिल्कुल फिक्स हैं। आपकी जो मैन पावर है वो फिक्स है। अगर हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम अपनी मैन पावर को मल्टीफोल्ड कर दें तो हमारी जो इनकम है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। अगर इस कंसेप्ट को कोई दुनिया में आदमी झुटला दे तो मैं मान जाऊंगा। मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल की
ये बात कहना चाहता हूं कि धरती पर अगर पैसा बनाने का साधन है तो सिर्फ एक है कि आपका टाइम और आपका मैन पावर लिमिटेड है, तो आपकी इनकम लिमिटेड है। किसी भी तरीके से अपने टाइम और मैन पावर को अगर हम डुप्लीकेट कर दें, हम किसी भी तरह से अपने टाइम और मैन पावर को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपकी इनकम मल्टीफोल्ड हो सकती है। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें अपने टाइम और मैन पावर को आप डुप्लीकेट कर सकते हो। और कोई कारण तो बताओ, और कोई जगह बताओ जहां अपने टाइम और मैन पावर को आप डुप्लीकेट कर सकते हो। मैं आपके साथ आने को तैयार हूं। और इसलिए दुनिया में 125 साल से इंडस्ट्री काम कर रही है और हिंदुस्तान में लगभग 98 से बिजनेस काम कर रहा है, 97 में भी। और वेस्टीज ने शुरुआत की 2004 में। और वेस्टीज ने जिस तरीके के साथ एस्टेब्लिशमेंट किया, मुझे बाली साहब, दीपक जी और कंवर जी के साथ कभी बैठा होता हूं तो वो बताते हैं कि हमने तीनों ने मिलके 10,000 रुपये सैलरी ली है शुरू में, और खर्चे के पैसे भी हमारे जेब से नहीं होते थे, हमने कितनी मुश्किलों से खड़ा किया है। तो वो लोग जान सकते हैं सही में, जिनने वो दर्द सहन किया है, वो जान सकते हैं सही में इस बात के लिए कि बिजनेस शुरू कैसे किया जाता है। क्योंकि ये वो लोग नहीं हैं जिन लोगों जो कोई पैराशूट की तरह उतर के आए हों। आपके अपलाइन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो पैराशूट की तरह उतर के आया हो। उसने भी हरे रंग के फॉर्म पे अकेले ने साइन किया था और उसके बाद वो यहाँ तक पहुंचा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं यंगस्टर्स को अगेन ये बात कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग कंसेप्ट है और मैं उसके लिए दीवाना हूं। मेरे लिए वो अब एक जुनून है। मेरे लिए ये बिजनेस, मैं सच बताऊं, मेरे लिए बिजनेस अब बन गया एक मिशन। और मैं ये चाहता हूं, बार बार ये बात मैं कहता हूं कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा बदलनी है, पर आप लोगों के साथ। अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि बहुत बेइज्जती हुई है इंडस्ट्री के लीडर्स की। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया है, लोगों ने बहुत ताने कसे हैं। मुझे एक एक लीडर को सेलिब्रिटी बनाना है। ये बात मैं कोई अपनी टीम की बात नहीं करता हूं, मैं इंडस्ट्री की बात करता हूं। मैं बात करता हूं वेस्टीज की, मैं बात करता हूं आपकी जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये मैं अब इन चीज़ों से मेरा थॉट बहुत अलग है। मैं बात नहीं करता हूँ ये मेरा ग्रुप, ये मैं इसके साथ कर लूँ, मेरे लोग ऐसा कर जाएं। नहीं, जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जब हम हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जब मैं बात कर रहा हूँ हर एक ऐसे इंसान की जिसके पास एक सपने हैं, जिसके पास कोई ड्रीम है, जिसके पास कोई वजह है, तो हो गया काम। और यंगस्टर्स में अगर ड्रीम नहीं है तो किसके पास होंगे? आप किसी भी स्टेज पे हैं, चाहे आप कोई भी फील्ड में, आप किसी भी लेवल पर आपको एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर का होना बहुत जरूरी है। आपके पास सपनों का होना बहुत जरूरी है। ड्रीम एक ड्राइविंग फोर्स है। मैं लीडरशिप से कहना चाहता हूं, जो मुझे सुन रहे हैं वो डायरी पेन लेके सुनो। ये मैसेज लिखने में अपना समय खराब मत करो, क्योंकि मैसेज में आप एक ही बात लिख रहे होगे, सर थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, आई लव यू सर, आपको सुना है। ये बाद में भी लिख देना। अभी मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से डायरी पेन ले लो, क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान उसको टाइप करने में चला जाएगा तो मेरी बात सुन नहीं पाओगे तुम। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिंदगी में ग्रोथ होने के लिए किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह, एक पेनफुल ड्रीम होना बहुत जरूरी है। पेनफुल ड्रीम। जब मैं बाली साहब से या दीपक जी से या कंवर जी से पूछता हूं कि आप 2000 करोड़ के हो गए हो और अब आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ड्राइविंग फोर्स का काम कर रही हो और आप अभी भी इतनी काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना आप आगे जा रहे हो, क्यों, क्या वजह क्या है? क्यों? क्योंकि अगर कंपनी के जो मैनेजमेंट के पास अगर कोई ड्रीम नहीं होगा तो वो आगे नहीं जाएंगे, और वो अगर आगे नहीं जाएंगे
तो कंपनी आगे कैसे जाएगी, और कंपनी आगे नहीं जाएगी तो लीडरशिप कैसे आगे जाएगी, क्योंकि जो फ्लो चलता है वो तो ऊपर से चलता है। तो आपने दीपक जी का जुनून तो देखा है, वो कितने एक्साइटेड रहते हैं, आपने बाली साहब का जुनून देखा है, आपने कबर जी का जुनून देखा है, और उन्हें तो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बन गए हैं, अब दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनना है, 5,000 करोड़ जाना है। ये जो ड्रीम है ना, ये ड्रीम आगे ले जाएगा। ये तो कर लेंगे, इनका तो हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है आपकी अपलाइन का भी हो जाएगा, कंपनी का भी हो जाएगा, सब कर लेंगे, पर व्हाट अबाउट यू? आपके पास वो कौन सा एक पेनफुल ड्रीम है? आपका सपना ऐसा चाहिए कि जब आपका सपना आपको याद आ जाए तो आपकी रात की नींद उड़ जाए। आपको आपका सपना याद आ जाए तो आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं। आपको जब आपका सपना याद आ जाए तो आपकी आंखों में से आंसू आ जाएं, शरीर फड़क उठे। जब आपको ड्रीम याद आ जाए तो आप सो ना सको। आपको ड्रीम याद आ जाए तो आप चैन से बैठ ना सको। मुझे चाहिए वो ड्रीम, वो एक पेनफुल ड्रीम, एक दर्द। अगर वो आपके पास है तो दुनिया में आपको जो चाहते हो उसे पाने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर वो नहीं है तो दोस्त माफ करना, ये पूरी जिंदगी स्ट्रगल में निकल जाएगी। मुझे तरस आता है उन लोगों में जो कहते हैं सपनों का बिजनेस नहीं, प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। नहीं, ये बिजनेस प्रोडक्ट्स का नहीं है, ये सपनों का बिजनेस है। मैं डंके की चोट कहता हूं ये बात। ट्रेडिशनल बिजनेस में और इस बिजनेस में क्या फर्क है? ट्रेडिशनल बिजनेस में ये फर्क होता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हम लोगों को यूज करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। चाहे हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी है, उन्होंने लोगों को यूज किया, जॉब पे रखा, सेल्समैन बनाया, फलाना किया, टीम का किया, और अपने प्रोडक्ट्स को उन्होंने बेचा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं लोगों के लिए। क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास स्प्रेलूना है, कल नहीं होगी। क्या फर्क पड़ता है मेरे पास में आज तो डेंट एश्योर है, कल फेंट एश्योर हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है कि स्प्रेलूना मेरे पास लॉकडाउन में अगर खत्म हो गई तो क्या मैं बिजनेस नहीं करूंगा? अगर मैं 100 पीवी के बिजनेस में हूं तो मैं स्प्रेलूना के बिजनेस में नहीं हूं, मैं 100 पीवी के बिजनेस में। इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लो। और मैं इन सब बातों को कहते हुए एक बात और कह देता हूं, जो बात मुझे शुरू में कहनी चाहिए थी, कि ये टीम वॉरियर ग्रुप के साथ मैं बात कर रहा हूँ, पुरानी जी और उनकी पूरी टीम, जो पुरानी जी टॉप पर हैं, आपकी अपलाइन हैं, वो सब लोग इस बात को सुन रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ वो उस बात में और आपकी अपलाइन जो बात कह रही है उसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप अपनी अपलाइन की बात मानना, मेरी बात मत मानना। क्योंकि हो सकता है फंडामेंटल एक होंगे, और ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि कुछ वो कुछ और बात सिखा रहे हो, मैं कुछ और बात सिखा रहा हूं। लेकिन आपका नुकसान तब हो जाएगा जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर कंफ्यूजन हो जाता है तो आदमी का बिजनेस वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है कि आप जिनके साथ क्लोजली काम कर रहे हैं, आपकी जो अपलाइन है, वो जो बात कह रहे हैं, मैं जो बात कह रहा हूँ, दोनों में अगर क्लैशेस नज़र आए तो आप उनकी बात मानना, मेरी बात मत मानना। और दोनों की बात अगर सेम लगे तो आप दोनों बात को मान लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये डिस्क्लेमर है मेरी आपसे बात करने से पहले। यस, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम किस बिजनेस में हैं। अगर मुझे महीने के 100 पीवी करने हैं और मुझे अगर कंसिस्टेंसी करनी है तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे पास में आज स्पेलूना है कि डेंटेस्टर अवेलेबल है कि नहीं है डीएलसीपी पर। क्योंकि मेरे जो सपने पूरे हो रहे हैं वे पीवी से हो रहे हैं। मैं स्पेलूना इसलिए नहीं खरीदता हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं, माफ़ करिए वो तो हैं ही, पर मैं स्पेलूना इसलिए खरीदता हूं क्योंकि उसमें पीवी है, और पीवी से मेरे घर में पैसा आता है। कोई दूसरा आदमी मुझे 10%, 20%, 25% सस्ती अगर स्पेलूना दे देगा तो मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उससे पूछता हूं उसमें पीवी है क्या, मौके का नहीं है। तो यही फर्क है। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं, मैं पतंजलि की, हिंदुस्तान लीवर की, पीएनजी की मैं बात करूं, तो उनके प्रोडक्ट्स और हमारे प्रोडक्ट्स में एक ही फर्क है कि उनके प्रोडक्ट्स में पीबी नहीं है और हमारे प्रोडक्ट्स में पीबीबी भी है। क्वालिटी अच्छी है, हाँ वो तो है ही, वो कंपनी का काम है। जो कंपनी का काम है उनकी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग देखना, उनका काम है प्रोडक्ट्स की क्वालिटी देखना, उनका काम है उनको मार्केट से कॉम्पिटिटिव
प्राइस पे अवेलेबल कराना, उनका काम है वो लॉजिस्टिक पे काम करना, पर मेरा काम क्या है? मेरा काम है मैं उसमें चेक करता हूं कि उसमें पीवी कितना है और पीवी है या नहीं है। अगर पीवी नहीं है तो सॉरी, मैं उस बिजनेस में नहीं कर सकता। तो मैं पीवी के बिजनेस में हूं ना। जब मैं पीवी के बिजनेस में हूं तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? मेरा थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि मेरे पास में मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी की साबुन 5 रुपये सस्ती है, किसी का तेल 10 रुपये महंगा है। ठीक है, ये कंपनी देखेगी, कंपनी का काम है। हम कंपनी के एरिया में क्यों काम कर रहे हैं? हमें अपने एरिया में काम करने की जरूरत है। मेरा काम ये है कि मैं इस बिजनेस को इसलिए बिल्ड कर रहा हूं क्योंकि मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। मेरा काम ये है कि मैं इस बिजनेस को इसलिए इसलिए मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से मेरे सपने पूरे होते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में लोगों को यूज करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, और डायरेक्ट सेलिंग में हम डायरेक्ट सेलिंग में हम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं लोगों के सपने के लिए, और ट्रेडिशनल बिजनेस में हम लोगों को यूज करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को। तो इस प्रोडक्ट्स का बिजनेस कैसे हो सकता है? लेकिन किसी आदमी को कंपटीशन करना है वेस्टीज के साथ, और फिर कोई कहे कि भैया हम तो प्रोडक्ट्स के बिजनेस में काम करते हैं, सपनों का बिजनेस नहीं है, तो भैया कल को कोई अगर एक तुमने कह दिया कि मैं तो एग्री प्रोडक्ट्स में काम कर रहा हूँ, कोई कह देगा मैं हेल्थ में कर रहा हूँ, कोई कह मैं पर्सनल केयर में कर रहा हूँ, और कोई वजह से अगर वो प्रोडक्ट्स नहीं आएगा तो मेरे सपनों में आग लग जाएगी क्या? लॉकडाउन हो गया तो हमारे बिजनेस में फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट तो पीवी है ना। हाँ, बस शर्त ये है, ये ध्यान रखना कि ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे वेस्टीज जिस तरह से निभा रहा है, कि हम उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइसिंग के साथ अवेलेबल हों। तो मेरा फोकस और मेरा एटीट्यूड किस जगह जाता है, ये मुझे सोचने की जरूरत होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर या पेनफुल ड्रीम नहीं है तो बहुत आगे आप नहीं जा पाओगे। फिर तो बिग बाजार भी कर रहा है ना प्रोडक्ट्स पे काम। हमारी यूनिकनेस क्या रही? हम लोगों की जिंदगियों में काम कैसे कर रहे हैं? हम कैसे काम कर रहे हैं लोगों की जिंदगियां जिससे चेंज हो सकती हैं? इस बात का ध्यान बहुत अच्छी तरह रखना पड़ेगा। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, फोन करते हैं कि सर उनकी साबुन 5 रुपये सस्ती है। सो व्हाट? डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज काउंट नहीं करती। डायरेक्ट सेलिंग एक पैकेज है जिसमें बहुत सारी चीजें काम करती हैं, और बहुत सारी चीजों को उसमें जोड़ना पड़ता है और कंपेयर करना पड़ता है और देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल ड्रीम का बिजनेस है, सपनों का बिजनेस है। और मेरी खुशी का ठिकाना तब नहीं रहा जब मेरी पहली मुलाकात वाली साहब के साथ हुई, और मैंने उनसे पूछा कि ये बात है दिसंबर 12, 2014 की, क्योंकि 15 अप्रैल में तो हम आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या सोचते हैं बिजनेस किस चीज़ का है? अगर वो कहते थे बिजनेस प्रोडक्ट्स का है, वी आर मेकिंग द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो शायद मैं वेस्टीज में नहीं आता। लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये बिजनेस दिस अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप, जो वो हर बार अपनी स्पीच में कहते हैं। तो मैंने उनसे हाथ मिलाया, मैंने कहा बस अब शायद मेरे फंडामेंटल और आपके जो फंडामेंटल हैं, जो प्रिंसिपल, वो मैच कर गए। कंपनी का ओनर भी अगर ये बात कह रहा हो कि बिजनेस लीडरशिप का है, ये सपनों का बिजनेस है, तो हो गया काम। फिर तो थॉट एक डायरेक्शन में चली गई। यही कंसेप्ट है, फंडामेंटल समझने की जरूरत है हमें। इसलिए दोस्त, मेरा कहना यह है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप क्यों इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आपके लिए होमवर्क है, आज की शाम, आज की रात आपको अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठ के लिखना है कागज पे, आप इस बिजनेस को क्यों बिल्ड कर रहे हैं। लिखिए, और वो ड्रीम जो होंगे वो कैसे होने चाहिए वो समझ लीजिए। वो पर्सनलाइज होने चाहिए। आपके अपने होने चाहिए, जिसमें पर्सनल पुट हो। आप ऐसा भी लिख सकते हो अच्छा बनने के लिए, गुड़ी गुड़ी बनने के लिए, कि मेरा ड्रीम है कि मैं चैरिटी करूं। हाँ, ये हो सकता है, पर ये पर्सनलाइज ड्रीम नहीं है। माफ करना, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति डोनेशन करना इसलिए पैसे नहीं कमाता। वो कमाता है तो डोनेट करता है। लेकिन आपको गुडी बनना है, अच्छा बनना है सबके सामने, इसलिए आप कहोगे मैं तो सब डोनेशन देना चाहता हूं।
तो सुनो, तुम डोनेशन देना चाहते हो तो सुबह 5 बजे उठ के किसी को प्लान दिखाने नहीं जाओगे सर्दी के समय में। लेकिन अगर बच्चे की स्कूल की फीस भरनी होगी ना, तो रात भर नहीं सोओगे। इसलिए मैं कहता हूं वो पर्सनल लाइफ चाहिए। जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो डोनेशन तो तुम करोगे। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारा मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि क्या वो ड्रीम पर्सनलाइज है। वो इतना डिफाइन होना चाहिए, जितना ज्यादा तुम डिफाइन कर सकते हो तुम्हें उतना डिफाइन करना होगा। तुम्हें डिफाइन करना होगा अपना ड्रीम उस स्तर तक जाके कि ना उसकी एक बारीक बारीक चीज को भी तुम विजुलाइज कर सको। अगर तुम्हें कहते हो कि तुम्हें एक मस्जिद चाहिए तो मैं पूछता हूं कलर कौन सा होगा, अंदर का कलर कौन सा होगा, ब्रांड कौन सा होगा, वो जो मशीज होगी उसमें तुम जो परफ्यूम की बोतल लगाओगे वो कौन सी वाली लगाओगे, तुम अगर सीट कवर लगाओगे तो वो कौन से कलर के होंगे। तुम्हें यहां तक डिफाइन करना होगा कि अगर उसकी नंबर प्लेट होगी तो वो किस डिजाइन की होगी और किस तरीके से लगेगी। उसके लिए तुम्हें उनके शोरूम में जाना पड़ेगा, वहां बैठना होगा, उसकी खुशबू लेनी होगी, उसके साथ अपनी पिक्चर खींचनी होगी, विजुलाइज करना पड़ेगा अपने आप को कि मैं ड्राइव कर रहा हूं। तुम्हें फाइनेंशियल्स पे लिखना होगा कि कितना पैसे की आ रही है, कितना पैसे का इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट होगी, कितने पैसे मैं उसमें दूंगा, वो तुम्हें लिखना पड़ेगा और चिपकानी पड़ेगी। तुम अगर चाहते हो कि तुम अपने मदर फादर को तीर्थ यात्रा पे भेजो तो उसे डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करो, उसे डिटेल में करो। वो ड्रीम में डेट डली होनी चाहिए। जब वो डेट डली होगी तो तुम्हारा गोल बनेगा। जब वो गोल बनेगा तो तुम्हारी स्पीड उससे तय होगी। कभी भी हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आप रेलवे स्टेशन की रेलवे का टिकट आपको चाहिए और आप रेलवे विंडो पर जाओ और उससे पूछो, कहो कि भाई साहब टिकट दे दो, वो पूछेगा कहाँ का दे दो, कि यार कहीं का भी दे दो, कब का दे दो, या कभी का भी दे दो, कौन सी ट्रेन का दूं, किसी भी ट्रेन का दूं, दे दो, दे देगा, वो मिल जाएगी। पागल समझेगा वो आपको, वो कहेगा चलो चलो पीछे वाले को आने दो, जाने दो। आपको कितना स्पेसिफाई करना पड़ता है, कौन सी तारीख को जाना है, कौन सी स्टेशन में जाना है, किस जगह जाना है, क्या टिकट होना चाहिए, किस जगह कौन सा आपको कितने बजे की कौन सी क्लास में चाहिए, फिर वो आपको सीट नंबर लॉट करता हो, कितना स्पेसिफाई होता है, कितना डिफाइन होता हो, जाके आप सीट पर बैठ जाते हो, अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हो। उतना डिफाइन करना पड़ेगा। हमने जिंदगी को रेलवे के टिकट से भी सस्ता समझ लिया है, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमने उसे उससे भी सस्ता समझ लिया है। डर लगता है हमें सोचने में, हम घबराते हैं सोचने में। मैंने मेरी बुक है 18 चैप्टर्स जो अमेजॉन पे अवेलेबल है, मैंने उसमें ड्रीम की डेफिनेशन लिखी है। मैं जब उस किताब को लिख रहा था, जब मैं ड्रीम की डेफिनेशन लिखने के लिए बैठा तो मुझे कहीं ड्रीम की डेफिनेशन नहीं मिली। आपको भी कहीं मिले तो मुझे बताना, मुझे जानने में खुशी होगी। तो मुझे 3 दिन लगे उस ड्रीम की डेफिनेशन को तैयार करने में, बनाने में 3 दिन लगे मुझे। और मैंने उसमें लिखा कि किसे कहते हैं ड्रीम। वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, वो है सपना। वर्तमान में, अभी इस समय, एट प्रेजेंट, असंभव सी, असंभव सा मतलब सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। चीजें असंभव नहीं होती, असंभव सी दिखाई देती हैं। क्योंकि अगर चीजें असंभव हों तो कभी पूरी होंगी नहीं, कभी संभव ही नहीं होंगी। हम उसे असंभव उसे कहते हैं जो कभी संभव ना हो। लेकिन जो संभव हो जाए वो उसे असंभव कैसे कह सकते हैं? वो सीम्स टू बी इम्पॉसिबल है, वो असंभव सा दिखाई दे रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो असंभव सा दिखाई दे
उससे हम कहते हैं उसके बारे में सोचना, वो है सपना। सिर्फ सोचना। 1962 में कैनेडी अमेरिका चांद पे गया। क्यों? क्योंकि 1962 में चांद पे जाना असंभव सा था। असंभव नहीं, असंभव होता तो संभव नहीं होता, लेकिन वो असंभव सा था। और तब उन्होंने सोचा कि हम चांद पे जाएंगे और लौट के आएंगे। ये भी सोचा, नहीं तो अटक जाते चांद पे, लौट के नहीं आ सकते थे। सोचना पूरा पड़ेगा। अभिमन्यु बन जाते, अंदर घुस गए, निकल नहीं पाए। तो उन्हें कहा हम चांद पे जाएंगे और लौट के आएंगे। तो पहले सोचा या पहले हुआ? और हम सोचने से डरते हैं, हमें घबराहट होती है सोचने में। हम सोचते हैं यार अरे नहीं हुआ तो क्या होगा। यही समस्या है, हम सोचने से घबराते हैं। हमारी सोच में प्रॉब्लम है। अमेरिका चला गया चांद पे, हिंदुस्तान क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया हिंदुस्तान क्योंकि हिंदुस्तान ने सोचा ही नहीं। नेहरू जी ने सोचा नहीं, इसलिए गए नहीं। नेहरू जी सोच लेते तो नेहरू जी भी चले जाते, भारत भी चला जाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने सोचा नहीं। चीजें दो बार घटती हैं, एक बार सोच में घटती हैं, उसके बाद से फिजिकली घटती हैं। सोचने से डरते हैं हम। बाली साहब को आपने सुना है, वे हर बार ही कहते हैं सोचने की हिम्मत तो करो। उसका भी मतलब यही है, वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, वो है सपना। सोचना पड़ेगा। हम घबराते हैं सोचने से। नहीं 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 यार, सोचने से थोड़ी कुछ चीजें हो जाती हैं यार, पहले हो जाएंगी तब देखेंगे। अरे बेवकूफ, सोचने से ही होती है। पहले सोचेगा तब बाद में होंगी। तुम समझते हो कि हो जाएंगी, बाद में तुम सोचोगे। सुनो, जब पति पत्नी पहले सोचते हैं कि उन्हें संतान चाहिए, तब जाके 9 महीने बाद संतान पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि जब संतान हो जाती वो कहते हैं अरे यार ये क्या हो गया। पहले उन्होंने सोचा था ना, बाद में हुआ ना ये काम। तो हम सोचने से घबराते हैं, हम सोच नहीं पाते। तुम्हें अगर 5 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, तुम्हें 10 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, और आज तुम्हारी इनकम अगर 5,000 रुपये है, तो सोचना पड़ेगा पहले कि नहीं सर ये पहले हो जाएगी तब सोचेंगे। कि नहीं भैया पहले सोच, और नहीं हुई तो बस यही तो संकट है। तेरे दिमाग में आ गया नहीं हुई तो बस हो गया, पूरे गंगा जल में कीचड़ की बूंद पड़ गई। ये कीचड़ तो मैंने अच्छे शब्द का प्रयोग कर लिया, नहीं तो यूं समझ लो कि गंगा जल से एक घड़ा भरा हुआ है और एक बूंद पेशाब की उसमें गिर जाए, फिर खत्म। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा सपना, तुम्हारा ड्रीम अगर बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, वो ड्रीम एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है, तो धरती पर कोई चैलेंज तुम्हें रोक ही नहीं सकता। तुम सारे चैलेंजेस को पार कर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा ड्रीम बड़ा है। इसे कहते हैं ड्रीम बिग। अगर चैलेंजेस तुम्हें भारी लग रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारा सपना बहुत छोटा है। और अगर तुम्हारा पास तुम्हें चैलेंज छूटने नजर आ रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है। हो ही नहीं सकता। एक बात बताओ, इस धरती पे सबसे बड़ा काम है किसी भी बच्चे को जन्म देना, इंसान का दुनिया में आना। और प्रसव पीड़ा क्या होती है, ये बात या तो वो माँ जान सकती है जो बच्चे को जन्म देती है, और या फिर भगवान जान सकता है। हम जैसे मर्दों की तो एक ताकत भी नहीं है, वो समझ भी नहीं सकते कि एक माँ को क्या दर्द होता है जब वो बच्चे को जन्म देती है। उसकी 9 महीने कैसे करते हैं, कभी उसकी कल्पना की है आपने? एक पूरा जीता जागता इंसान ग्रो कर रहा है अंदर। वो आप सोच सकते हो कि वो अंदर ग्रो कर रहा है, और माँ पूरे 9 महीने कैसे काटती होगी। लेकिन जब वो थकी हारी रात को अपने कमरे में आती है और पूरा दर्द से परेशान होती है, तो अपने कमरे में लगे हुए एक सुंदर से प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे का फोटो देखती है, और उसकी सारी थकान खत्म हो जाती है। वो विजुलाइज करती है कि ये
ऐसा बच्चा 9 महीने बाद मेरे आंगन में खेलेगा, वो उसकी किलकारियाँ सुनती है, वो उसको अपने आंगन में घुटनों के दम खेलते हुए विजुलाइज करती है, वो उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों को अपने चेहरे और गाल पे मारते हुए देखती है और खिलखिलाते हुए अपने पति से पूछती है, जी बताओ मुन्ना होगा कि मुन्नी? मुन्ना होगा तुम उसका ये नाम रखेंगे और मुन्नी होगी तुम उसका ये नाम रखेंगे। थकान दूर हो जाती है, क्योंकि वो बच्चा उसका एक सपना है, वो उसका ड्रीम है। डॉक्टर से कहते हैं कि दर्द को डेसिमल में नापा जाता है। अगर 10 डेसिमल का दर्द होता है तो किसी भी आदमी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब बच्चे को जन्म देती है एक माँ तो उसे 12 डेसिमल का दर्द होता है, फिर भी वो जिंदा रहती है। क्यों? क्योंकि उसके पास में एक सपना है, एक ड्रीम है। और वो जब ड्रीम दीवार पे, हर माँ जब गर्भवती होती है तो अपने बच्चे की फोटो अपने घर में लगाती है और उसी से उसे ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसको पावर मिलती है। मैं पूछता हूं, आपने अपने सपने की फोटो अपने घर में लगाई या नहीं? लगाओ उसे, पी जाओ उनको, देखो अपनी आंखों से, भर लो अपनी आंखों में। फिर कोई चैलेंज नजर आने वाला नहीं है। विजुलाइज करो उसे तुम, फिर कोई दर्द तुम्हें दर्द नहीं लगेगा। पर तुम्हें तो शर्म आती है, अरे यार लोग क्या कहेंगे, तुम्हें शर्म आती है यार नहीं हुआ तो क्या होगा। तुमने इसी चिंता करी कि लोग क्या कहेंगे, तो हो लिया तुम्हारा काम। लोग तो तब भी कहेंगे कि अच्छा तुमने कर लिया, बस। तुम नहीं कर पाओगे तब भी लोग कहेंगे हैं अच्छा तुम नहीं कर पाए। इसके अलावा उनके पास और कहने को क्या है? इन 2 बातों के अलावा उनके पास कहने को क्या है? मुझे याद है जब मैंने 99 में बिजनेस की शुरुआत की थी तब मेरे अपने लोगों ने कहा एसपी भाटिया ने साबुन तेल का धंधा शुरू कर दिया। वे लोग आज भी हैं, मैं उनके सम्मान में कोई कमी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कोई 10-20 हजार की नौकरी कर रहा है तो कोई छोटा मोटा धंधा कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूं ये आपको पता और मुझे पता है। मत चिंता करो, चिपकाओ उन सपनों को डेट के साथ, डिटेल के साथ। एक व्यक्ति ने हमारी टीम में हेलीकॉप्टर की फोटो लगा ली और जब मैं उसके घर में गया, कोई उसका रिश्तेदार भी बैठा हुआ था जो बिजनेस में नहीं था। उसने मुझसे कहा देखो ने हेलीकॉप्टर की फोटो लगा ली ऐसे हंसने लगा। मैंने उससे कहा सर मैं कुछ आपसे कहूँ अगर आप बुरा ना माने तो? बोले नहीं बोलिए बोलिए बोलिए। वो अपने आप को होशियार समझ रहा था, बोलिए। मैंने कहा सुनिए, आप में और इसमें एक बात का फर्क है, इसके पास एक करेज है कि इसने हेलीकॉप्टर की फोटो अपने घर में लगाई है, ये सोच पाया कि हेलीकॉप्टर आएगा। और माफ करिए आपके पास वो करेज भी नहीं है कि आप ये सोच पाए कि आपके घर में हेलीकॉप्टर आएगा। उसने अपना 90% सफर पूरा कर लिया जिसने सोच लिया, 10% तो फिजिकली होना है यार, हुआ जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है। आपका सपना आपको रोमांचित करना चाहिए। ध्यान रखना, मैं 2 बातें कह रहा हूं। आपका सपना जब आपको याद आए तो आपको एक रोमांच पैदा हो, रोमांस नहीं। 2 बातों में फर्क है, एक है रोमांस, एक है रोमांच। रोमांस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट अ लव गुरु। मैं बात कर रहा हूं रोमांच। जब आपको आपका सपना आ जाए तो आप एक रोमांच पैदा हो, एक्साइटमेंट आ जाए, एनर्जी से भर जाओ, आपका चेहरा खिलखिला उठे, आप उत्साह से भर जाओ, आप में एक्साइटमेंट हो। और किसे कहते हैं रोमांच? मैं उसका एग्जांपल आपको देता हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड सुबह 5 बजे अगर रेलवे स्टेशन पे आ रही है और क्रॉस कर रही है, उसे कहीं और जाना है अपनी फैमिली के साथ, और आपको एक खबर मिली तो आप 3 बजे उठ जाते हो, 3:30 बजे तक नहा के बाहर आ जाते हो, फिर देखते हो ये शर्ट पहनूं कि ये टी शर्ट पहनूं कि ये जीन्स पहनूं, फिर हटाते हो, फिर बदलते हो, फिर दूसरी बदलते हो,
फिर परफ्यूम लगाते हो, डीओ लगाते हो, बाल में जेल में लगा लगू के आप तो 5 बजे की ट्रेन है और आप 4:30 बजे स्टेशन पहुंच जाते हो। कितने एक्साइटेड हैं आप, कितने रोमांचित हैं, एक रोमांच है आपकी ज़िंदगी में, कितने खुश हैं आप। और जब वो ट्रेन 2 मिनट मिलती है आपको, मिलती है वो 2 मिनट बाद फिर वो चली जाती है आपसे मिल के, और आप बिल्कुल झूमते झामते खिलखिलाते हंसते, पैर कभी यहाँ पटकते कभी हाथ यहाँ पटकते, रेलवे के पुल से क्रॉस करते हुए ऊपर आते हैं, गाड़ियाँ बैठते हैं, गाना गुनगुनाते हुए घर आ जाते हैं। वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन आपके पिताजी उठाते हैं और आपसे कहते हैं, 4:30 बजे आपको आपके पिताजी उठाते हैं और कहते हैं कि बेटा 5 बजे वाली ट्रेन से ताऊजी आ रहे हैं, जरा उनको लेने चले जाओ। अब आप क्या बोलते हो? अरे यार पापा यार समझते नहीं है कि ताऊजी, उनको भी 6 बजे ट्रेन मिलती है, ये कोई बात होती है? उनसे कह दो ओला करके आ जाएं, मैं नहीं जा रहा। ये कोई बात होती है कि इतने 5 बजे जाते हैं क्या? उनको तो फिर भी ट्रेन समझ नहीं आती कि ताऊजी को। क्यों भैया, वही ट्रेन है, वही 5 बजे हैं। कल तो तुम बहुत एक्साइटेड थे और आज तुम्हें बोझ लग रहा है। क्यों? क्योंकि कल आप रोमांचित थे, कल आपके पास एक ड्रीम था, कोई रीजन था, और आज आपको कोई रोमांच नहीं है। आपको अगर अपनी जिंदगी में चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, आपका काम आपको बोझिल नजर आ रहा है, तो समझ लेना कि आपके पास में कोई ड्रीम नहीं है, इसलिए आप रोमांचित नहीं हैं, आप इसलिए एक्साइटेड नहीं है। और अगर कोई ड्रीम आपके पास है, कोई रीजन है, कोई पेनफुल रीजन है, पेनफुल ड्रीम है, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है, तो आपको कोई भोजन लगे, कोई चीज तकलीफ हो जाए, आप थक जाओ प्लान दिखाते दिखाते, आप एक और यार इतना तो कर लिया और क्या करें। नहीं, आप ये नहीं गिन सकते कि आप कितने घंटे सो लिए। आपको तो ये गिनना पड़ेगा आपने कितने घंटे काम कर लिया, आप ये नहीं गिन सकते। आपको ये गिनना पड़ेगा मैंने कितने घंटे आराम कर लिया, ये आपको गिनना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा। तो मेरे पास कुछ लोग आते हैं जब काउंसलिंग करने के लिए, या पूछते हैं कि भैया बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो मैं कोई टेक्निकल बात नहीं करता, मैं पूछता हूं तुमने बिजनेस शुरू क्यों किया था। इस बिजनेस में टेक्निक्स कितनी सी हैं? 5% टेक्निक्स हैं। आपको वो 7 काम करने हैं जो आप जाके सीखते हो वीआईपी में, वीएलसी में जो आपको बताया जाता है, सीएनटी में वो प्लान हो गया, वीआईपी वेस्टीज ने बढ़िया प्लान तैयार करके रख दिया और वो आपको दे रहे हैं कि भैया ये काम कर लो। तो जब आपको ये पता लग गया यही काम करना है और ये बार बार करना है, बार बार करना है, बार बार करना है, तो मैं टेक्निक क्या सिखा दूंगा आपको? वो फिर आपको डेप्थ ड्राइव करना है, आपको बिर्थ डालनी है और नीचे लोगों की मदद करनी है। क्या और नई चीज़ है? क्या रॉकेट साइंस है? क्या कौन सा काम हमने एक्स्ट्रा कर लिया जो आप नहीं कर पा रहे हो? लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारा शायद दर्द, हमारा पेन, हमारा ड्रीम कुछ आपसे थोड़ा ज़्यादा था, बस। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मैं पूछता यही हूं कि क्या वजह है, क्यों शुरू किया बिजनेस? बस फिर हैं हो जाती है। उसके साथ आपको एक फियर चाहिए। जो मेरी फिलॉसफी है, यूट्यूब पे मेरे चैनल पर आप अगर देखा हो तो वहाँ एक पावर ऑफ ड्रीम है जिसमें मैंने ये बात कही है, और वो मैंने ट्रेनिंग की थी। कोई राजस्थान के जितने भी नर्सेस थे उनके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से शायद वो मैंने ट्रेनिंग की थी। और आपके ड्रीम के साथ आपको एक फियर चाहिए। जो आपका ड्रीम है वो अगर नहीं हुआ तो क्या, उसकी वजह बता दो। ड्रीम किसी और का हो, फियर किसी और का हो, ये पॉसिबल नहीं है। सर्व के जब छोटा था तो मेरे पास आके बोला कि पापा मुझे गिटार सीखना है। मैं क्यों सीखना है? बोलता है गिटार लूँगा, पहाड़ियों में जाऊँगा, वहाँ पे एक हाथ में ऐसा रखूँगा, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, सिर पे कैप होगा, आंखों में गोगल होगा और मैं बजाऊँगा। मैंने कहा अच्छा, और अगर तू नहीं सीख पाया तो बोलते हैं। मैंने कहा बेटा एक काम तो नहीं होगा, ड्रीम तो तेरा है और फियर मेरा, ऐसे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं 10,000 रुपये महीने दूंगा ट्यूटर को। अब मैं तेरे से कहूँगा बेटा प्रैक्टिस कर ले। अब तेरा ड्रीम तो पेनफुल है नहीं, फियर तेरे पास है नहीं,
फिर तो मेरे पास है, 10,000 महीने जा रहे हैं ट्यूटर के, और वो भी फिर आ जाएगा 4 बजे, और तू फिर उसे कह देगा कल की प्रैक्टिस करी कि नहीं, कल की तो नहीं कर पाया। तो मैं तुझे प्रेशर करता रहूंगा, फिर तू इरिटेट होगा, फिर छोड़ के एक दिन बैठ जाएगा। ये काम होगा नहीं। ड्रीम जिसका है, फियर भी उसके पास होना चाहिए। ड्रीम मेरा है, फियर तेरा है, कैसे काम होगा? तू बता, अगर नहीं सीखा तो क्या? आपने डिसाइड किया कि मुझे अगले महीने क्राउन जाना है, ये तो हो गया ड्रीम, नहीं गए तो क्या? लो ना कमिटमेंट के 3 महीने में जमीन बसाऊंगा, फिर ले लो। तुम ये भी ले सकते हो कि मैं जब तक क्राउन नहीं जाऊंगा तब तक मैं चावल नहीं खाऊंगा, अगर तुम्हें चावल पसंद है तो करो ना। कुछ चुभे तो सही कि सब बहुत आराम आराम से चल रहा है, मजे मजे चल रहा है, सब कुछ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, यस यस गुड गुड गुड। क्या चुभा? दर्द क्या हुआ? लगा क्या? तब पता चलेगा। तो आपके साथ में वो एक पेन चाहिए, पेनफुल ड्रीम चाहिए, और एक फियर चाहिए। जब वो फियर होगा तब आपको लगेगा कि आपने कुछ, आपको जो आपकी ड्राइविंग फोर्स है वो काम ही करेगी। 2 चीजें होती हैं जिंदगी में, एक होता है वाई और एक होता है हाउ। जो लोग फेल होते हैं जिंदगी में, वे हमेशा हाउ के बारे में बात करते हैं। जो सक्सेसफुल होते हैं वो लोग हमेशा वाई के बारे में बात करते हैं। जो लोग जॉब में होते हैं वो लोग हमेशा हाउ के बारे में बात करते हैं, और जो लोग बिजनेसमैन होते हैं बड़े, वो हमेशा वाई के बारे में बात करते हैं। एक बहुत बढ़िया बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो लोग ये जानते हैं काम क्यों करना है, वो उन लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो ये जानते हैं काम कैसे होगा। नहीं समझ में आया? अब चक्कर क्या है, जिससे ये लाइव में डिजिटल ना, ये आपकी शक्लें तो दिखती नहीं है, आपकी एक्साइटमेंट दिखती नहीं है, आपकी तालियां मालियां तो दिखती नहीं है। अपन को तो जवान तब चलती है जब वो कान में तालियों की आवाज़ आती है, और अब प्रैक्टिस करनी पड़ रही है वन वे ट्रैफिक की तरह। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, सुनो, आपको समझ में नहीं आई। जो लोग ये जानते हैं काम क्यों करना है, वो लोग उन लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो ये जानते हैं काम कैसे होगा। मतलब वाई इज इंपॉर्टेंट। मैं अगर एग्जांपल दूं कि धीरू भाई अंबानी ने सोचा कि मुझे हर टांगा वाला, रिक्शा वाला, ठेले वाले के हाथ में मोबाइल फोन चाहिए, तो उन्हें अपने इंजीनियर को बुलाया, अपने साइंटिस्ट को बुलाया, मार्केटिंग मैन को बुलाया, फाइनेंस वाले को बुलाया, और कहा कि भैया मुझे रिक्शे वाले, ठेले वाले, तांगे वाले के हाथ में मोबाइल चाहिए। तो एक बोला सर ये कैसे होगा? तो उन्होंने कहा दिस इज योर जॉब। दूसरा बोला सर ये मुश्किल है। तो उन्होंने कहा रिजाइन योर जॉब। ये सुनने थोड़ी बुलाया तुम्हें कि मुश्किल है और ये नहीं हो पाएगा, मुझे चाहिए, कैसे होगा ये तुम बताओ, ये तुम करो, कैसे होगा। तो जो लोग ये जानते हैं काम क्यों करना है, वो उन लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो ये जानते हैं कैसे होगा। आप और हम पैसा कमाना जानते हैं, तो हमारा जो सीए, जिसको हम प्रोफेशनल फीस देते हैं, वो ये बताता है कि इसको कैसे मैनेज करना है। आपको मछली चलानी नहीं आती, लेकिन मशीन खरीद सकते हो। कैसे चलानी है वो ड्राइवर चलाता है। वाई इज इंपॉर्टेंट और हाउ, पर हम अटक जाते हैं कैसे होगा। जब हम नए लोगों से बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं कि भैया 5 लाख रुपये महीने की इनकम चाहिए, तो ओके ठीक है लिखो ड्रीम, पर कैसे होगी? बस अब बस मर गया तू, ये डिसाइड करना, फिर रास्ता तो निकलेगा। मैं अगर आपसे कहता हूँ दीवार को तोड़ दो, तो आप कहोगे अपन 1000 माने, कैसे टूटेगी? टूट नहीं सकती, बहुत मुश्किल है, दीवार छोटी है, मेरा सेट फूट जाएगा, तसला नहीं है, कलाड़ी नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, सामान बाहर मिलता नहीं है। 1000 बहाने, क्योंकि मैंने आपसे कहा आप दीवार तोड़ दो। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ दीवार के वजह 100 करोड़ रुपए रखे हैं, मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ उससे पहले दीवार टूट जाएगी, क्योंकि आपको पता है क्यों तोड़ना है। यस, आपको पता है कि तोड़ना क्यों है। तो जो लोग ये जानते हैं काम क्यों करना है, वो उन लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो जानते हैं काम कैसे होगा। आप सर मारोगे दीवार टूट जाएगी, क्योंकि आपके सर में उतनी ताकत आ गई। वो सर में ताकत नहीं है, वो आपके ड्रीम में ताकत है, वो उस फायर है, वो आप में है, और आप निकल पड़ोगे।
तो चिंता नहीं करना, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत लकी हैं कि आपके साथ पुरानी जैसी लीडर्स हैं, आप वॉरियर टीम में काम कर रहे हैं, यूथ बहुत एक्साइटेड है, हमारे दीपक जी बहुत काम कर रहे हैं यूथ के साथ, बेस्ट चीज बहुत फोकस्ड है यूथ के लिए, यूथ के साथ काम करने के लिए बहुत फोकस है। और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने डिसीजन किया है कि आप वेस्टीज के साथ काम कर रहे हो। पहला डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप वेस्टीज के साथ हैं, और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि आप राइट लीडरशिप के साथ हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और लीडरशिप आपके साथ है। बस एक बात ध्यान रखिए कि दिमाग मत लगाइए ज़्यादा, आपकी अपलाइन जो करिए उन्हें फॉलो करिए। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, और शायद आपकी अपलाइन इस बात को मानेगी, एक्सेप्ट करेगी, यूट्यूब से सीखना बंद कर दो, अपनी अपलाइन से सीखना शुरू करो। यूट्यूब पे पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें हैं, वे सब लोग सिखाने आ गए हैं और सिखाते हैं यूट्यूब पे, जिनने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। वे सिखा रहे हैं और हम सीख रहे हैं, अभी पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, मालूम ही नहीं है। हमें कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में वो आदमी आपको सिखाता है जिसने खुद काम किया है। कॉलेज में, माफ़ करिए, कॉलेज में वो टीचर हमें पुल बनाना सिखाता है जिसने कभी ज़िंदगी में पुल नहीं बनाया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको वो अपलाइन सिखाता है जिसने वो काम किया है, जिसने नेटवर्क बनाया, जिसने टीम बनाई है, जिसने बिजनेस बिल्ड किया है। तो यूट्यूब में आप सीखने बैठ गए, किसी से भी आप सीखना शुरू कर देते हो, जो बटन दब जाता है आप सीख लेते हो। क्यों? वाई? आपकी अपलाइन के पास उससे ज़्यादा नॉलेज है। आप भले भले अट्रैक्टिव तरीके से बोल रहे हैं, दुनिया भर की लाइटें लगा के बोल रहे हैं, फूंक फक करके बोल रहे हैं, अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आपकी माँ बहुत सुंदर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो माँ है, उसे सुंदर अगर हीरोइन है तो आप हीरोइन को अपनी माँ नहीं बना लेते हो। तो इम्पॉर्टेंट है आपकी जो अपलाइन है, और अपलाइन का मतलब मैं उसे कहता हूँ कि जो ग्रोइंग है, जो एक्टिव है, और वो अपलाइन जो अपनी अपलाइन की सबमिशन में है, उनसे सीखिए, उनसे मानिए, वे आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सिखाएंगे, उनके सबमिशन में रहिए, वो जो कहें उस बात को फॉलो करिए, आप ग्रो कर जाएंगे। सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे की बात आप सुने और आपकी अपलाइन जो बात कर रही है, दोनों में अगर कन्फ्यूजन हो तो अपलाइन की बात को फॉलो करिए, आप बहुत ग्रो कर जाएंगे, आप बहुत आगे जाएंगे। और अपलाइन मीन्स अपलाइन, अपलाइन मीन्स उसका पिन भले ही आपसे छोटा हो, लेकिन एटलीस्ट उनका बिजनेस आपसे एक आदमी ज़्यादा तो है, वो आप हैं। तो वो अपलाइन, पिताजी अगर कम पढ़े लिखे हैं और आपने ज़्यादा पढ़ लिख लिया और पिताजी ने आपको बहुत पैसे दे के अगर एजुकेशन दिला दी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पिताजी छोटे हो जाएं और आप बड़े बन जाओ। ये तो नहीं हो सकता। तो आपकी अपलाइन छोटे पिन पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो आपकी अपलाइन है, आपकी रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और ये बंद कर दो यहाँ वहाँ से दुनिया भर, अभी तो नॉलेज बिखरी पड़ी है, ऐसा ज्ञान ही बांटते फिर रहे हैं, हर एक आदमी ज्ञान बांटता रहता है इस सोशल मीडिया के टाइम पे और ये इन्फॉर्मेशन एज में। व्हाट्सएप पर चले जाओ, सब ज्ञानी मिल जाएंगे सुबह से, टीवी खोलो तो हर चैनल पे ज्ञान बट रहा होगा, फेसबुक खोलो तो हर एक आदमी ज्ञान बांट रहा है। अब मुझे लग रहा है कि बांटने वाले ज़्यादा हो गए हैं, लेने वाले कम रह गए हैं। तो हर एक से लेते रहोगे, खुद परेशान हो जाएंगे, खुद पागल हो जाएंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके अच्छा क्या, मुझे खाक लगा, मुझे बोल के अच्छा लगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स तो मुझे मिला नहीं, पर उम्मीद है कि आपको सुन के अच्छा लगा होगा। आप आमने सामने होते तो मैं ज़रूर कहता कि आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं वेस्टीज का एक एक टीम और वेस्टीज के एक एक लीडर के लिए मैं भावना भाता हूँ कि वो ग्रो करें, बहुत आगे जाएं, वो बहुत ऊंचाई पर जाएं, और मैं जो उनके लिए कर सकता हूँगा तो मैं ज़रूर करूँगा, अपनी लिमिटेशंस को देखते हुए। और पुरानी जी ने मुझसे कहा, मैं मना नहीं कर सकता था, और अच्छी बात ये रही कि उन्होंने फेसबुक लाइव किया तो बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिल गया। और ये बहुत पॉसिबल नहीं होता है कि मैं हर एक ग्रुप के लिए ऐसी छोटी छोटी मीटिंग करता रहूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लोग आके कह देते हैं सर हमारी जूम मीटिंग है, सर कर दो कर दो। अब आप समझ सकते हो कि कैसे संभव है, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता हूँ कुछ लोगों को, तो पर मेरी भावना आपके लिए बहुत कुछ है, और जो आप चाहेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी जो
भावनाएं हैं, मैं अपने आप को वेस्टीज मानता हूं एक्चुअली। अब इसमें वेस्टीज मैनेजमेंट क्या समझता है वो तो अच्छा ही समझते हैं, पर मैं अपने आप को वेस्टीज मानता हूं और मैं वो ही ढंग से सोचता हूं कि मैं अगर वेस्टीज हूं तो क्या। ये मेरा सोच का नज़रिया है। मैं दो चीज़ों को अलग ढंग से नहीं देखता हूं, इसलिए मैं मानता हूं कि मैं ही हूं। अगर आप भारतवासी हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप ही भारत हैं, आप ही उसके लिए हैं। आपको सोचना है कि आपने वेस्टीज के लिए क्या किया, बजाय ऐसे कि वेस्टीज ने आपके लिए क्या किया। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।